हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी से रिलेटेड जितने भी इकोनॉमिक टर्म्स हैं उसके बारे में। इससे पहले हमने ए, बी और सी तीन वीडियोस में ए से रिलेटेड टर्म्स, बी से रिलेटेड टर्म्स और सी से रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस कर लिया है। इसमें हम बात करते हैं डी से रिलेटेड टर्म्स की, और ऐसे ही आने वाले वीडियोज़ में हम जी तक यानी कि जेड तक जितने भी टर्म्स होते हैं इकोनॉमिक उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी आपके बेनिफिशियल होगा, चाहे आप बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हैं या एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो इकोनॉमिक्स से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ये बेनिफिशियल रहने वाला है। साथ ही साथ किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें भी इकोनॉमी पूछी जाती है, इकोनॉमिक्स, उसमें ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए, सबसे पहला टर्म है हमारा आज का, वो है डेट। सबसे पहला टर्म कौन सा है? डेट। डेट का क्या मतलब होता है? देखिए, डेट, अगर आप एक बिजनेस मैन है या फिर आप एक बिजनेस मैन बनना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल होना चाहिए, आइडिया तो होना ही चाहिए। अब आप बोलोगे सर आइडिया होना चाहिए सबसे पहले, तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए, लेकिन जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो उसमें कैपिटल आता है। तो कैपिटल, जैसा कि पिछले वीडियो में जिसमें हमने सी से रिलेटेड टर्म्स की बात करी थी, उसमें हमने बात की थी कि कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी होता है, यानी कि डेट प्लस इक्विटी, डेट और इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे बात करें हम डेट की, डेट क्या होता है? जो पैसे आप किसी और पार्टी से बोरो करते हैं। ठीक है, इक्विटी तो वो हो गया जो आपके शेयर होल्डर्स का जो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। लेकिन डेट क्या है? आप किसी और से बोरो करते हैं और आने वाले फ्यूचर में वो डेट आपको क्या होना करना पड़ता है? वो डेट आपको रीपे करना पड़ता है। क्लियर है? तो डेट क्या है? डेट इज समथिंग यूजुअली मनी ही होता है डेट, बोरोड बाय वन पार्टी फ्रॉम अनदर। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जब आप इसको लौटाते हो ना, तो विथ इंटरेस्ट आपको लौटाना पड़ता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म है डेट टू इक्विटी रेशियो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होगा? डेट अपॉन इक्विटी, यहाँ पे दिया हुआ है, डेट अपॉन इक्विटी। तो जब कोई फर्म अपने डेट को अपने इक्विटी से डिवाइड करती है तो वो रेशियो कहलाता है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो डेट का जैसे मतलब ही है बोरोइंग्स, और इक्विटी का मतलब है दोज अमाउंट विच यू हैव, जो आपके पास ऑलरेडी पहले से है। क्लियर? तो जब आप कहीं से डेट बोरो करते हो ना, तो आप ये श्योरिटी चाहते हो कि ये जो डेट आप बोरो कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में आप इसको रीपे करने के काबिल रहेंगे, आप इसको पे कर पाएंगे। तो इसीलिए डेट इक्विटी रेशियो निकाला जाता है। इक्विटी क्या होता है? हमेशा ज़्यादा होना चाहिए डेट से, तभी तो आप क्या कर पाओगे? उसको रिटर्न कर पाओगे। अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपका बिजनेस उस तरीके से रन नहीं कर रहा होता है और आपको बिजनेस बंद करना पड़ जाए अनफॉर्चुनेटली, तो क्या करोगे? आपका जो इक्विटी है ना, उसमें से पैसे आप निकाल के करके जितने भी डेटर आपके डेट्स हैं उसको क्या करोगे? चुकाओगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या होता है? तो फेलियर टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ लोन ऑफ एग्रीमेंट। आपने किसी से लोन लिया और वो लोन पे करने में या फिर उस लोन का इंटरेस्ट पे करने में आप क्या हो जाते हो? फेल हो जाते हो। तब आप क्या कहलाओगे? आप कहलाओगे डिफॉल्ट। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। दूसरा है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है कमी। अभी डेफिसिट का मतलब कमी तो होता है, लेकिन यहाँ पे किस डेफिसिट की बात की जा रही है? इकोनॉमिक टर्म में हम जो डेफिसिट की बात करते हैं वो कौन कौन से डेफिसिट की बात करते हैं? तो देखिए, डेफिसिट में यूजुअली क्या होता है? जो मनी इनका इनकम होता है ना, वो आउटकम से, सॉरी, जो मनी का इनफ्लो होता है वो आउटफ्लो से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो जब मनी, ज़्यादा से ज़्यादा मनी आपके कंट्री से बाहर जाने लगे और कम पैसा अंदर आने लगे, तो उस तरीके के एक्सपोर्ट जब कम हो जाए और इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए, तो उस तरीके के डेफिसिट को हम क्या कहते हैं? उस तरीके के डेफिसिट को हम करेंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। क्लियर है? बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है। लेकिन और भी डेफिसिट होते हैं, जैसे बजट डेफिसिट की बात करें तो बजट डेफिसिट में क्या होता है? गवर्नमेंट का जो खर्चे है ना, गवर्नमेंट के खर्चे, स्पेंडिंग्स, वो ज़्यादा हो जाते हैं उनके रेवेन्यू से, गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, तो इसे कहते हैं बजट डेफिसिट। उसी तरीके से आप अपने घर का भी जो आपका बजट है, वो अगर आपका आमदनी 98 और खर्चा रुपया है, तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है? डेफिसिट कहलाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का उल्टा होता है। अब यहाँ पे दो टर्म होती है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है डिफ्लेशन और दूसरा होता है डिसइन्फ्लेशन। क्लियर? एक है डिफ्लेशन और दूसरा क्या है? इन्फ्लेशन। तो ये दोनों में ना आपको क्या करना है? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। डिफ्लेशन तो इन्फ्लेशन का उल्टा हो गया। इन्फ्लेशन में क्या होता है? जो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस है ना, वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज होने लगता है प्रोडक्ट के प्राइस में। ठीक है,
लेकिन डिफ्लेशन में क्या होता है, जो ओवरऑल प्राइस लेवल है ना वो यहाँ पे फॉल करने लगता है। अच्छा, फॉल किस सिचुएशन में करेगा? अभी आप समझोगे कि इन्फ्लेशन में प्राइसेस हाई क्यों हो जाते हैं, डिफ्लेशन में प्राइसेस लो क्यों हो जाते हैं चीज़ों के, है ना। यानी कि इन्फ्लेशन में महंगे हो जाते हैं प्रोडक्ट और डिफ्लेशन में सस्ते कर दिए जाते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखिए, रीज़न ये है कि इन्फ्लेशन के टाइम में ना प्राइस हाई करने का ये है कि मार्केट में जो कैपिटल है ना, मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाता है। और जब सारे लोगों के पास पैसे रहेंगे, सबके पास पैसे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ जाएगा चीज़ों का। और डिमांड जब बढ़ जाएगा तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे? प्रोड्यूसर जितना पहले वो प्रोड्यूस करते थे उतना ही प्रोड्यूस करेंगे। अचानक से इतना सारा वो प्रोड्यूस दुगुना तिगुना कैसे प्रोड्यूस करने लग जाएंगे? तो होता क्या है, डिमांड अचानक से बढ़ जाता है क्योंकि सब लोगों के पास पैसा आ जाता है। इन्फ्लेशन के टाइम की बात मैं कर रहा हूँ। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे सबके पास पैसा होता है और डिमांड तो सेम ही रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है चीज़ों का, चीज़ें महंगी हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जो परचेजिंग कैपेसिटी है ना वो कम हो जाती है। परचेजिंग पावर क्या होती है करेंसी की, वो कम हो जाती है इन्फ्लेशन के टाइम पे। उसी का जस्ट उल्टा है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, लोगों के पास पैसे ही नहीं होते क्योंकि मार्केट में जो मनी सप्लाई है ना वो कम कर दिया जाता है। तो कम कर दिया जाता है तो चीज़ों का डिमांड क्या होता है, कम हो जाता है। और जब चीज़ों का डिमांड कम होता है तो चीज़ों की डिमांड कम होने की वजह से सेल को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, सप्लाई को बढ़ाने के लिए जो प्राइसेस हैं उसमें कमी आने लगती है, फॉल इन द ओवरऑल प्राइसेस। तो ठीक है, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन क्या होता है दोनों आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब बात करते हैं डिमांड की। तो डिमांड क्या होता है, सिंपल सी बात समझिए, आप कंज्यूमर है, कंज्यूमर जो खरीदना चाहता है, ठीक है, यानी कि जो वो खरीदना चाह रहा है और जो वो खरीद पाने में सक्षम है, तो इसी को कहते हैं हम डिमांड। क्लियर है? ये दो टर्म जो इकोनॉमी में है ना बहुत फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, तो क्या एक कंज्यूमर चाहता है, खरीदना चाहता है, व्हाट ही इज विलिंग टू बाय एंड व्हाट ही इज एबल टू बाय। यानी कि देखिए, चाहना अलग बात है और खरीद पाना अलग बात है। तो सिर्फ चाहने को डिमांड नहीं कहेंगे, लोग चाह भी रहे हैं, यानी कि लोग इच्छा भी जता रहे हैं खरीदने की, और लोग खरीद भी रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे डिमांड। क्लियर है? चलिए, और सिर्फ चाहने को डिमांड नहीं कहेंगे। डिमांड कर्व क्या है? तो देखिए, डिमांड कर्व क्या है, एक तरीके से ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपका क्या, प्राइस, और यहाँ पे दिखा दूँ डिमांड। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे मैं प्राइस लिख देता हूँ और यहाँ पे डिमांड लिख देता हूँ। तो प्राइस के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिमांड फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है, प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड फ्लक्चुएट करता रहता है, और सभी का डिमांड कर्व ऐसा ही नहीं बनेगा। ठीक है ना, कोई कोई प्रोडक्ट ऐसे होंगे कि प्राइस चाहे कुछ भी हो जाए डिमांड सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। कुछ प्राइसें ऐसी है कि प्राइस के साथ डिमांड, प्राइस घटेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो ये कर्व अलग अलग बन सकता है, लेकिन इसी कर्व को हम कहते क्या है, डिमांड कर्व कहते हैं। अ ग्राफ शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड एंड द अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर इट्स डिफरेंट प्राइसेस, इसी को कहते हैं हम डिमांड कर्व। डेमोग्राफिक्स क्या होता है? तो देखिए, पीपल एंड द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ देम, लोग और उसके स्टैटिस्टिकल स्टडी को ही हम डेमोग्राफिक कहते हैं। डेमोग्राफिक में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे लोगों का एज, लोगों का जेंडर, जेंडर के अलावा क्या हो जाएगा, ओल्ड पीपल कितने हैं, यंग कितने हैं, मतलब टीनेजर्स कितने हैं, मतलब जैसे एज ऐसे निकाला जाएगा कि इतने से इतने साल के बीच कितने लोग हैं, इतने से इतने साल। साथ ही साथ वो क्या खरीदना चाहते हैं, उनको क्या अच्छा है, टी और कॉफ़ी में क्या प्रेफर करते हैं। तो इस तरीके की स्टडी को, जो डेटा कलेक्ट किया जाता है और तब ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है, उसी को हम कहते हैं डेमोग्राफिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। जैसे एप्रिसिएशन में मैंने बताया था, जब हम ए से रिलेटेड टर्म्स की बात कर रहे थे, तो जब एसेट की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा था तो उसे हम एप्रिसिएशन कह रहे थे। और देखिए कैसे हो रहा था, तो करेंसी का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है ना, तो तब एप्रिसिएशन होता है। तो वहीं पे जो फिक्स्ड एसेट्स है, वो जब फिक्स्ड एसेट कौन से, टेंजिबल जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, वो जब डिक्रीज होता है, उनके वैल्यू में गिरावट आती है, तो उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक न्यू बाइक खरीद ली, 6 महीने बाद बेचेंगे तो आपको पहले बाइक से वो कम प्राइस में बिकेगा, तो वो जो फॉल आ गया ना, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। ठीक है, बात करते हैं डिप्रेशन की। अभी देखिए, डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन तो वैसे टर्म ही ऐसा है कि सुनते ही आदमी थोड़ा नेगेटिव वे में समझ जाता है, और ये नेगेटिव चीज़ है भी, है ना।
इंसान भी डिप्रेशन में आता है, उसी तरीके से जो हमारी इकॉनमी है ना वो भी डिप्रेशन में आती है। तो हमारी इकॉनमी कब डिप्रेशन में आती है? तो देखिए, एक होता है रिसेशन। रिसेशन क्या होता है कि मतलब रिसेशन किसे कहते हैं? अगर हम बुक के लैंग्वेज में समझे तो रिसेशन अगर 2 लगातार क्वार्टर्स में ना जो आपका आउटपुट है उसमें गिरावट आने लगता है, उसे रिसेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ईयर 2020 की, तो तब आउटपुट था सपोज कि इतना था, 1 करोड़ का टर्नओवर था किसी भी कंपनी का, किसी एक कंपनी का। 2021 में ये हो गया आपका 80 लाख का, ठीक है। और वहीं पे 2022 जो है उसमें अगर हो जाए ये 70 लाख का या 60 लाख का, तो आप कहेंगे कि 2 क्वार्टर में ये क्या हो गया, लगातार गिरावट आने लग गई आउटपुट में, ठीक है ना। तो यही चीज़, यही रिसेशन जब 2 क्वार्टर से भी ज़्यादा चलने लग जाए, यानी कि 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 5 क्वार्टर, ऐसा ये मतलब ये लंबा होता चला जाए, ये रिसेशन का जो पीरियड है, तो तब हम कहते हैं कि मार्केट क्या है, डिप्रेशन में है, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन को हम कहते हैं डिप्रेशन। ओके, चलिए बात करते हैं डिवैल्यूएशन की। तो जब करेंसी की वैल्यू में गिरावट आती है, उसी कंपैरिजन अगर करें दूसरे कंट्री से, तो करेंसी की वैल्यू में जो गिरावट आएगी उसी को हम डिवैल्यूएशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल इंडियन करेंसी की वैल्यू, मान लेते हैं इंडियन रुपये की वैल्यू अभी 74 है या 74 to 75 है, ठीक, इन कंपैरिजन टू डॉलर, ठीक है। अब यही क्या हो कि आने वाले टाइम में अगर इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 80 हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि करेंसी क्या हो गई, डिवैल्यू हो गई, ठीक है। आप ये नहीं समझिएगा कि 74 था अभी तो 80 हो गया तो बढ़ गया ना, नहीं, पहले इसका मतलब ये हो गया कि $1 देने पे पहले आपको 74 रुपये मिलते थे। वेट, हाँ ठीक है, ठीक है, $1 देने पे पहले 74 रुपये मिलते थे और अब $1 देने पे 80 रुपये मिल रहे हैं। तो ये कैसे आपको पता चलेगा? मान लीजिए आप अमेरिका जाते हैं, तो पहले मान लीजिए कोई प्रोडक्ट था $1 का, तो आपको 74 देने पड़ते थे, अभी उसी के बदले 80 देना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, वैल्यू में गिरावट आ गई ना, सस्ता हो गया हमारा ये करेंसी, तो इसी को कहते हैं डिवैल्यूएशन। नेक्स्ट हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होता है? तो देखिए इसका जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो है, द मोर यू हैव द स्मॉलर इज द एक्स्ट्रा बेनिफिट यू गेट फ्रॉम हैविंग इवन मोर। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके पास बहुत सारा कैपिटल है, बहुत सारा कैपिटल है, मतलब 100 करोड़ का कैपिटल आपके पास है, ठीक है। और मैं आपको बोलूं कि चलो मैं तुम्हें 10 लाख और देता हूं, तो क्या ये आपको कितना ही बेनिफिट कर देगा? बहुत ही नाम मात्र बेनिफिट करेगा, क्योंकि 100 करोड़ से आप जो आउटपुट लेते हैं, जो आउटपुट आप ले रहे हैं उसमें 10 लाख और ऐड हो जाए तो कितना ही ज़्यादा आपका आउटपुट हो जाएगा, मुश्किल से 1% के बराबर, ठीक। तो क्या ही पता चलेगा, मान लो जहाँ पे आप 100 प्रोडक्ट पहले बनाते थे तो अब 101 प्रोडक्ट बनेंगे, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वहीं पे कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिसके पास बिल्कुल कैपिटल नहीं है, निल है, या फिर उसके पास 1 लाख ही कैपिटल है, और उसको जब 10 लाख देंगे तो उसका कैपिटल सीधा 10 गुना बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा, 11 लाख उसके पास कैपिटल हो जाएगा। तो उसके जो आउटपुट में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, समझ रहे हो ना। तो आपके पास बहुत ज़्यादा है और आपको थोड़ा और बढ़ा भी दे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं था उसको वही अमाउंट उसको दे दिया जाए तो उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। इसी को कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी कि जितना ज़्यादा आपके पास होगा उससे कम देने पर आपको कोई फ़ायदा नहीं समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टर्म है, अच्छा एक और एग्जाम्पल से अगर इसको हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न को, खाने पीने के एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आप ऑलरेडी 10 आम खा चुके हैं और आपकी धीरे धीरे जो इंटेंसिटी है खाने की वो कमती जा रही है। अगर मैं आपको एक और आम दे दूं तो आपको लगेगा कि अरे, आप नानुकुर करने लगोगे, आप बोलोगे कि अच्छा इसमें टेस्ट नहीं है, ये मीठा नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ऐसा होता है ना, ह्यूमन बिहेवियर है। जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो बाद में ना उसमें कमियां निकालने लगते हैं। जब हम शुरू में खा रहे होते हैं, जब हमें
इंटेंसिटी होती है खाने की, तो हम बिना कुछ सोचे समझे खाते हैं, और जब हमारा पेट भर जाता है तो हम कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से कोई एक ऐसा आदमी है जिसने कुछ नहीं खाया है, उसको मैं वही एक आम दे दूँ ना, तो वो बहुत ही चाव से खाएगा और क्या करेगा, दुआ देकर जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। आपके पास जितना ज़्यादा है, फिर आपको अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा दे दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहीं पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं है, उसको मैं वही टुकड़ा दे दूँ तो काफ़ी ज़्यादा उसको फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म है डायरेक्ट टैक्सेशन। सिंपल है, डायरेक्ट टैक्सेशन किसे कहते हैं, इनकम पे लगाए हुए या वेल्थ पे लगाए हुए टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, आपको पता ही है कि इनडायरेक्टली हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, डायरेक्ट हम गवर्नमेंट के पास जा करके पे नहीं करते, हम इनडायरेक्टली करते हैं, जैसे सर्विस लेकर के मार्केट में या गुड्स खरीद करके मार्केट में, ठीक है, वो उसका इनडायरेक्ट टैक्स किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन। अभी इनडायरेक्ट टैक्स के बदले में एक टैक्स ले आया गया है, कौन सा, GST, ठीक है। डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम का जस्ट उल्टा होता है, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर रहे, मतलब जितने का सप्लाई है उसके बराबर डिमांड भी है, यानी कि कोई भी खाली हाथ नहीं जा रहा है। इस सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो, वेयर सप्लाई इज नॉट इक्वल टू डिमांड, दिस सिचुएशन इज नोन एज डिसइक्विलिब्रियम। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, अभी मैंने ऊपर समझाया आपको। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में अंतर। तो डिफ्लेशन क्या था कि जो प्राइस लेवल है वो कम होने लगता है, लेकिन डिसइन्फ्लेशन में ऐसा नहीं होता है। इन्फ्लेशन जब धीरे 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 कम होता है ना, स्लोली ये स्लो होता है, इसी को हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। क्लियर है। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि प्राइस लेवल डिक्रीज होता है, फॉल नहीं होता डिसइन्फ्लेशन में। ये कहाँ पे होता है, ये डिफ्लेशन में होता है। तो डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन में होता है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। डिविडेंड की अगर बात करें तो डिविडेंड क्या है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी में, उनको जो प्रॉफिट में हिस्सेदारी दी जाती है उसी को हम डिविडेंड कहते हैं, क्योंकि उन्होंने शेयर लिया होता है कंपनी का, और वो क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं कंपनी के। और कंपनी में जो फ़ायदा होता है, जो प्रॉफिट होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उन शेयर होल्डर्स में। दैट प्रॉफिट इज़ नोन एज डिविडेंड। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये सारे टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ई से रिलेटेड इकोनॉमिक टर्म्स की। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे और टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू दी NCERT जोन। लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।